छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित कई दिग्गजों के भविष्य का होगा फैसला। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर वोटिंग संपन्न। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिश्रामपुर और मध्य प्रदेश के सीधी में की जनसभा। कहा, कांग्रेस का नारा गरीब की जेब साफ और काम हाफ। पीएम तेलंगाना के हैदराबाद में भी करेंगे जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह का राजस्थान में चुनाव प्रचार। कांग्रेस समेत तमाम दलों के स्टार प्रचारक भी कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। भाजपा ने तेलंगाना में आगामी चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। प्रकृति खेती अपनाने पर दिया जोर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, सिर्फ दोषारोपण और समितियां बनाने से नहीं रुकेगा प्रदूषण। ऑड इवन सिस्टम पर भी उठाए सवाल। पंजाब में पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने को कहा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लगातार आ रही है अच्छी खबरें। मॉर्गन स्टैनली ने जताया भरोसा। साल 2027 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी भारत की जीडीपी। फिच रेटिंग्स ने भारत के औसत विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.2% किया। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करेंगे चुनावी राज्यों की खबरों से। छत्तीसगढ़ के पहले चरण का मतदान चल रहा है। छत्तीसगढ़ के पहले चरण में आदिवासी बहुल 11 जिलों के लिए वोटिंग हो रही है। राजनीतिक रूप से ये क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है। मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। इन 10 सीटों पर 3 बजे तक मतदान हुआ है। वहीं बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हो रहा है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। राजनांदगांव में मौजूद हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया और वहां मौजूद मतदाताओं से बातचीत की। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान जारी है। प्रथम चरण में 20 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, जो कि 3 बजे तक चलेगा, और अन्य 10 सीटों पर 8 बजे से 5 बजे तक मतदान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि हम राजनांदगांव के इस दिग्विजय महाविद्यालय के मतदान केंद्र पर हैं, जहां पर बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इस लोकतंत्र के महोत्सव में शिरकत करने के लिए आए। हम उन्हीं से राय जानते हैं, क्या वो प्रमुख मुद्दे हैं। संस्कारधानी कहा जाता है राजनांदगांव को। किन बातों को लोग मन में रखकर मतदान करने आ रहे हैं? ये सारे के सारे लोग राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र का विकास चाहते हैं, इसीलिए हम सब राजनांदगांव वासी मतदान के लिए उपस्थित हुए। जबरदस्त उत्साह है, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दिव्यांग हो, महिलाएं हो, बड़ी संख्या में आ रहे। और यहाँ पर एक ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पर चिन्हारी लोकतंत्र के मोर वोट मोर जिम्मेदारी, यानी हमारा वोट हमारी जिम्मेदारी है, सेल्फी पॉइंट है। बहुत सारी और गतिविधियां चलाई गई हैं। क्या युवा के मन में है? युवा के मन में सिर्फ यही है कि जो चीज़ें गलत हुई थी पिछले साल, इस साल वो चीज़ें ठीक करना है। जितने भी नए युवा लोग हैं उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। वो यहाँ पर अगर उनको वो मिलेगा कि यहाँ पर ही जॉब कर पाएँ, तो वो ज़्यादा अपने घर पे ही रहना
प्रेफर करेंगे। आधी आबादी इस लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत कर रही, माताएं बहनें बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर उमड़ चुकी हैं। माता जी, क्या मन में रख के आप लोग वोट डालने आ रहे हैं? हमारे देश का अच्छी तरह विकास हो, हमारे प्रदेश का बहुत अच्छी तरह विकास हो, हमारे गरीब लोगों को और युवाओं को अच्छी शिक्षा की सुविधा मिले, देश का विकास हो। तो देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, यही लोगों के मन में है और यही अभिलाषा है। और सब ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत कर रहे हैं लोकतंत्र के इस महोत्सव में। निश्चित तौर से जीत चाहे जिसकी हो, मजबूत लोकतंत्र हो रहा है। कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। और बस्तर जिले के सुदूर अंचल में स्थित संवेदनशील मतदान केंद्र कलेपाल में ग्रामीण मतदाताओं को पहली बार अपने गांव में मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिला है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने ट्वीट में तस्वीरों के साथ इस जानकारी को साझा किया है। चुनाव आयोग ने लिखा है कि बस्तर जिले के सुदूर अंचल में स्थित संवेदनशील मतदान केंद्र कलेपाल में ग्रामीण मतदाताओं को मिला पहली बार अपने गाँव में मताधिकार के प्रयोग करने का अवसर। और छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान चल रहा है। राज्य के नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले के कुकतहा गांव में हमारी टीम पहुंची। गांव में 234 मतदाता हैं, जिनमें 114 पुरुष, 123 महिला मतदाता हैं। ये गांव नक्सली प्रभावित इलाका है। बस्तर संभाग की 12 सीटों पर वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल सहित डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा बटालियन और बस्तर फाइटर्स के जवानों को लगाया गया है। बातचीत में लोगों ने बताया कि पिछले 5 साल में इलाके में कोई भी विकास नहीं हुआ है, न सड़क बनी है, न अस्पताल बना है। इलाज करवाने के लिए लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। तो कोई भी पार्टी आए सर, उससे हमारा मतलब नहीं, हमको विकास चाहिए। इस अंदरूनी एरिया है, कोंडागांव जिले की अंतिम छोर है और यहाँ हमारी सबसे समस्या है रोड। हमको विकास की गति प्रगति ले जाने के लिए हमको रोड चाहिए। कोई भी सरकार आए, हमको विकास की और आगे बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए और सरकार को सुनना चाहिए। हमारी जो समस्याएं हैं उनको सफल करना चाहिए। रोड अगला ठीक नहीं है सर, और हमारे गांव में हॉस्पिटल भी नहीं है। बहुत दूर केस काल ले जा रहे हैं, कोई लोग काएंगे, कोई लोग खाले मोरवें, तो दूर हो रहा है सर, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल चाहिए। और यहाँ टोटल मतदाता 237 हैं। अभी तक के 78% मतदान हो चुका है सर, और मतदाता 7 बजे से लगे हुए हैं। तो ये बता रहे थे कि अभी तो ये पहले चरण का मतदान आप देख रहे थे, जिन सीटों पे 3 बजे खत्म हो चुका और बाकी सीटों पर अभी 5 बजे तक जारी है। तो वहीं दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी तमाम नेता कर रहे हैं। हमारे साथ बस्तर से जुड़ गए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल। सोमेश, हमने देखा कि जिस तरह से 2 बड़े एक तरह से बदलाव दिखाई दे रहे हैं। पहला ये कि बस्तर के तमाम ऐसे गांव हैं जहां पहली बार लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, यानी कि कुछ बदलाव है। वहीं दूसरी तरफ 5 साल में इन गांवों तक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंची हैं। तो ये चुनाव इन इलाकों के लिए किस तरह का महत्व रखता है? जी ऋतु, मैं आपको बता दूं, बस्तर में पहले चरण में मतदान शुरू हुआ है। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान खत्म हुआ है। और कुछ अंदरूनी इलाकों में हमने लोगों से बातचीत किया। जो कोंडागांव का इलाका है, उस इलाके में करीबन 200 मतदाता रहते हैं और स्थानीय लोगों ने साफ तौर पे कहा है हम तो मतदान हमने दिया है, लेकिन पिछले 5 सालों में इस इलाके में कोई विकास नहीं हुआ है। ना अस्पताल बन पाया, ना गाँव में बिजली आई, ना सड़क बना, और हमें इलाज करवाने के लिए कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। स्थानीय महिलाओं ने साफ तौर पर बताया है कि यहाँ पर तमाम आला अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, लेकिन वोट मांगने आते हैं। इस इलाके में कोई आज तक विकास इस इलाके में विकास नहीं हुआ है। साफ तौर पर स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि हमने वोट तो डाल दिया है, लेकिन हमें अपने इलाके का विकास करना है।
क्योंकि बस्तर शुरू से है घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। बस्तर के 7 सीट सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, इन इलाकों में मतदान कराना सबसे बड़ा चुनौती होती है, क्योंकि लगातार यहाँ पर नक्सली कोई न कोई घटनाएं को अंजाम देते हैं। बीजापुर की एक घटना सामने आई कि जहां पर लोग मतदान करने के लिए गए हुए थे, इलाके में एक दहशत का माहौल था, लोग अपने हाथों में स्याही नहीं लगा रहे थे, वह मतदान करके वहां से निकल गए। कुछ गांवों में स्थिति ये थी कि वहां पर गांव को खाली करा दिया गया। आलम यह था कि सुरक्षा बल वहां पर मौके पर मौजूद थे, जिनकी मदद से वहां पर मतदान कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस इलाके में बस्तर के जो क्षेत्र में है, स्थानीय लोगों ने विकास की बात कही है। युवा ने कहा है कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए कि जो इलाके का विकास करे। सुमेश, कई गांव ऐसे रहे इस बार जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, उनके अनुभव भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरे चरण का प्रचार भी जारी है। प्रियंका गांधी इस समय छत्तीसगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। ये सीधे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है ये नदी, इसकी ही वजह से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा माना जाता है। ये धान की खेती का ही जिला है। आप सबको तो मालूम ही होगा कि धान के लिए जितना आपको छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, किसी और प्रदेश में इतना नहीं मिल रहा है। शायद आपने सुना होगा कि जब मोदी जी यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कि वही पैसा भेज रहे हैं इस धान की खरीद के लिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि पास में उत्तर प्रदेश में जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ आज भी धान 1200-1400 रुपए में खरीदा जा रहा है। और सिर्फ इतना नहीं, लेकिन अगर वाराणसी के किसान से पूछो, और वाराणसी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, अगर वाराणसी के किसान से पूछो कि तुम्हें कितना मिलता है धान के लिए, तो वो बताएगा कि 1200 से 1400 रुपए मिल रहे हैं। तो ये जो धान के खरीद के पैसे हैं, ये प्रदेश सरकार से ही मिल रहे हैं आपको। और कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो सबसे पहले जो घोषणाएं हैं हमारी कांग्रेस की, वो मैं बताना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपना भाषण करूंगी। जो नई घोषणा है उसमें हमने तय किया है कि धान को हम 3200 रुपए में खरीदेंगे प्रति क्विंटल। और आजकल 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदा जाता है ना, इसको बढ़ाकर 20 क्विंटल किया जाएगा। किसान भाइयों, आपके छत्तीसगढ़ कुरूद में प्रियंका गांधी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। हम बात कर रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ के चुनाव की। पहले चरण का मतदान आज कुछ सीटों पर हो चुका है। 3 बजे मतदान खत्म हो चुका है। ये बस्तर की वो सीटें हैं जहां सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और 3 बजे तक संपन्न हो गया। अभी अन्य सीटों पर अभी भी मतदान जारी है। सुमेश हमारे साथ बस्तर से जुड़े हुए हैं। सुमेश, जिस तरह से आप बता रहे थे 3 बजे तक का वोटर टर्नआउट कितना रहा है, क्योंकि अगर कुछ ऐसे गाँव रहे जहां पे पहली बार लोगों ने अपना मतदान किया है, तो वहां पे लोगों की भागीदारी किस तरह की रही है और वो क्या ज्यादा बड़े मुद्दे हैं जो इस चुनाव में हावी हैं, खासकर अगर हम बस्तर के लोगों की बात करें? बस्तर में 12 सीटों पर मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान हुआ है। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है इन इलाकों में लगातार जो मतदान करने के लिए लोग पहुंचे थे, एक नक्सलियों का भी उस इलाके में दहशत देखने को मिला है। दूसरी बात, इस इलाके में सबसे बड़ा धर्मांतरण का एक मसला था। स्थानीय लोगों ने साफ तौर पे हमें बताया है कि गांव के लोग आपस में विवाद की स्थिति है। सरकार के तमाम लोगों को हमने इस बात की जानकारी दी थी। धर्मांतरण का एक सबसे बड़ा इस इलाके में मुद्दा है। लगातार इस इलाके में तेंदुपत्ता बोनस को लेकर बात
बात स्थानीय लोग कह रहे थे। स्थानीय लोगों ने साफ तौर पे यह भी बताया है कि सरकार ने तेंदुपत्ता का बोनस तो बढ़ाया है, लेकिन हमें आज तक पैसा नहीं मिला है। तेंदुपत्ता को लेकर लगातार स्थानीय लोग, अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, आधार कार्ड लेकर जाते हैं, बैंक का अकाउंट लेकर जाते हैं, लेकिन आदिवासी साफ तौर पे कहते हैं कि हमें हमारे खाते में पैसा नहीं हुआ है। पिछले 4 सालों से उनके खाते में पैसा नहीं मिला है। दूसरा, बस्तर में सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीय में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इलाके में करप्शन को लेकर सबसे बड़ी बात है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया है कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो जिले का विकास करे, स्थानीय सुविधा को दे, अस्पताल दे, सड़क दे, बिजली दे, और हम उसके पास अपनी बातों को लेकर जा सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमेश इस पूरी जानकारी के लिए। पहले चरण के चुनाव यानी कि बस्तर की उन सीटों पर जहां 3 बजे तक मतदान संपन्न हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेश। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होगी मिजोरम में चल रहे वोटिंग की बात। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नई है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए सभी 40 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। मिजोरम में इस बार चुनावी मैदान में 174 उम्मीदवारों में से 18 महिलाएं उम्मीदवार हैं, जबकि 156 पुरुष उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, कांग्रेस और जोरम पीपल्स मूवमेंट सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं भाजपा ने 23 क्षेत्रों में चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारा है। और अन्य चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीधी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र में भाजपा के सेवा काल शुरू होने से पहले 10 साल जो सरकार चलाई उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का ही काम किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नारा रहा है, गरीब की जेब साफ और काम हाफ। अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी। लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही बची है। जरा सोचिए, गुत्थी सुलझाइए, ये इनकी बर्बादी ऐसी क्यों हुई, इनका ऐसा पतन क्यों हुआ? साथियों, वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का नारा रहा है, गरीब की जेब साफ, गरीब की जेब, गरीब की जेब और काम हाफ, काम हाफ, जेब साफ। यूपी, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कितने राज्य गिनाऊं मैं, एक बार कांग्रेस गई तो वहां के लोगों ने कांग्रेस को दोबारा घुसने नहीं दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल में सबसे बुरी स्थिति दलितों और आदिवासियों की थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सबसे अधिक लाभ दलितों और आदिवासी भाई बहनों को हुआ है। उन्होंने कहा कि गरीबों का पैसा उन तक पहुंचाना ये उनकी विशेषता है। अगर हम एक परिवार में 4-5 लोग भी मान लें तो ऐसे हर परिवार को
मुफ्त राशन योजना की वजह से हर महीने 700, 800, 900 रुपया बचने वाले हैं। साथियों, गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, गरीब के लिए खर्च हो और कोई बिचौलिया बीच में वो पैसे लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। अब आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की गारंटी कार्ड दिया है। अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों को बीमारी में अगर कोई खर्च की जरूरत होती तो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया ये मेरे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार की जेब से जाता। वो पैसा बच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के बिश्रामपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के निर्माण का जिक्र किया और कहा कि भाजपा इसे बनाया है, भाजपा ही इसे संवारेगी। उन्होंने राज्य की बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस सरकार में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। कांग्रेस की एक और बड़ी नाकामी भी रही है। जब जब कांग्रेस सरकार में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो, इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही है। बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है। कितना ही पैसा क्यों न हो, बेटा शाम को घर न लौटे और बेटे की लाश घर पे आए, उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग। और इसलिए भाइयों बहनों, हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है। पीएम ने कहा कि एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। उन्होंने कांग्रेस पर राज्य की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपने भी पूरे नहीं किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए बच्चों से सट्टेबाजी करवाने का काम किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ। करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों में आगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के बटवा में एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई है वहां वहां भ्रष्टाचार और अत्याचार बढ़ा है और जहां भी भारतीय जनता पार्टी रहेगी वहां विकास होगा, महिला और किसान सशक्त होंगे। जहां जहां जब जब आई है तब तब भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार ये सारे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जहां कांग्रेस रहेगी वहां भ्रष्टाचार रहेगा, जहां कांग्रेस रहेगी वहां अकर्मण्यता रहेगी, जहां कांग्रेस रहेगी वहां अत्याचार भी होगा और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां विकास होगा, वहां लोगों के हित में काम होगा, वहां महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, वहां युवाओं को ताकत दी जाएगी, वहां किसान सशक्त होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तासीर है और वो कांग्रेस पार्टी की तासीर है। मध्य प्रदेश के मंडलेश्वर में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के और बीजेपी के शासन में वैसा ही अंतर है जैसा अमावस्या और पूर्णिमा के बीच है। जिन्होंने 2003 शायद नहीं देखा होगा, 2002 नहीं देखा होगा, इसलिए उनको अंदाजा ही नहीं होगा कि आज का मध्य प्रदेश और उस समय दिग्विजय का मध्य प्रदेश में क्या अंतर है। आज का मध्य प्रदेश और उस समय के कांग्रेस के मध्य प्रदेश में क्या अंतर है। यह अंतर वैसे है जैसे अमावस्या और पूर्णमासी में अंतर होता है। यह अंतर वैसे है जैसे अंधकार और उजाले का फर्क होता है। मध्य प्रदेश के खुरई विधानसभा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से अग्रणी राज्य बना दिया है। अपने 20 साल पहले मध्य प्रदेश क्या था? पूरे देश में कहते थे बीमारू राज्य है तो मध्य प्रदेश, सड़कें कम खड्डे ज्यादा नजर आते तो मध्य प्रदेश है, खेत तो हैं लेकिन सिंचाई की योजनाएं नहीं, लोग तो हैं लेकिन अस्पताल की सुविधा तो है नहीं, बहनें बेटियों के पास स्कूल जाना है लेकिन कमरे नहीं है, शौचालय मेरी माताओं बहनों के पास नहीं है। लेकिन जब से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया, पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से अग्रणी राज्यों में लाकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के इंदौर दौरे को नाटक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों भाई बहन लगातार झूठ बोलते हैं और इस कदर झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां, घोटाले और घपले वे दूसरे राज्यों की सरकारों पर मढ़ देते हैं। उन्होंने कहा कि बलात्कार राजस्थान में होते हैं और प्रियंका गांधी उन्हें मध्य प्रदेश पर मढ़ रही हैं। ये दोनों भाई और बहन लगातार झूठ बोलते हैं और इस कदर झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां, घपले और घोटाले वो दूसरे राज्यों की सरकारों पर मढ़ देते हैं। प्रियंका जी, जब 15 महीने का शासन कांग्रेस का था यहां, तब कितने घपले और घोटाले और कितना भ्रष्टाचार हुआ? क्या आप भूल गए कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो बंटाढार मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था? किस मुंह से आप बात करती हैं?
मध्य प्रदेश के शाजापुर के शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने देश को आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद की समस्या दी। जब आने वाली पीढ़ी कांग्रेस का इतिहास पढ़ेगी तब कांग्रेस को वोट देने की बात तो दूर, वे कांग्रेस को छूने के लिए भी नहीं तैयार होगी। कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी है। एक कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी, नक्सलवाद की समस्या दी। जिस कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो, इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे, अंतर स्पष्ट है। एक और गुलामी की निगाहों से पूरे देश को देखने वाली कांग्रेस देश को पुनः गुलामी की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही थी। दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के लिए जानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के कुचामन में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने गहलोत सरकार को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि राज्य में इतने घोटाले हो रहे हैं कि जांच करने वाले भी परेशान हो चुके हैं। काली सिंह बांध के नाम पर 200 करोड़ का घोटाला, गरीबों के राशन में 100 करोड़ का घोटाला, वृद्धावस्था के पेंशन में 450 करोड़ का घोटाला, और घोटालों की सीमा यहां तक बढ़ गई कि अब जांच करने वाले भी कहते हैं छोड़ दो भाई, जहां हाथ डालते हैं वहां से घोटाला निकल। अमित शाह ने कहा कि अशोक गहलोत ऐसे जादूगर हैं जिन्होंने राज्य की सारी सुविधाएं ही गुल कर दी हैं। अशोक गहलोत जी को कांग्रेस के उनके प्रशंसक जादूगर कहते हैं। जादूगर तो है ही भाई, कुछ तो है। कोई मुख्यमंत्री ऐसे जादू नहीं कर सकता। देखिए साहब, इन्होंने जादू कर कर राजस्थान में बिजली घूल कर दी, पूरे देश भर में बिजली मोदी जी ने घर घर पहुंचाई। यहां सबसे ज्यादा कटौती राजस्थान में होती। भाजपा नेता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के मकराना में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल और केवल परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। जहां एक ओर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजनीति में लगी हुई हैं, वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता की नहीं बल्कि सत्ता की चिंता है। एक कांग्रेस पार्टी जो है ये परिवारवादी पार्टी है। ऊपर सोनिया जी को बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है और नीचे गहलोत जी वल्लभ गहलोत को लॉन्च करने में पड़े हैं। मगर इनका लॉन्चिंग ऐसा होता है, ये सोनिया जी 20 साल से राहुल बाबा को लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च ही नहीं होते हैं। होते हैं क्या? और इधर वैभव गहलोत भी लॉन्च नहीं होते हैं। इनके परिवारवाद को राजस्थान की जनता स्वीकारती नहीं है। आप करिए अपने बेटे बेटी को लॉन्च। मोदी जी ने चंद्रयान लॉन्च कर चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचा दिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी जनता के विकास और भावनाओं का नहीं बल्कि सत्ता के लिए राजनीति की है। उन्होंने कहा कि सालों से अपने रामलला के मंदिर को बनाने के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करके दिखाया है। एक कांग्रेस पार्टी 550 साल से रामलला अपमानित अवस्था में थे, मगर उनके माथे पर जूं नहीं रहती। 70 साल से राम मंदिर को ये लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे, मगर आपने दूसरी बार मोदी जी को 25 की 25 सीटें दे दी। राजस्थान की जनता ने मोदी जी की झोली कमल से भर दी।
मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने चुपचाप इसका भूमि पूजन कर दिया और 22 जनवरी 2024 को वहां प्रभु श्री राम 550 साल के बाद भव्य मंदिर में विराजेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नामों की चौथी सूची जारी की है। इसके साथ ही भाजपा अब तक राज्य की 119 विधानसभा सीटों के लिए 4 सूचियों में 100 नामों की घोषणा कर चुकी है। और अभी जो खबर आ रही है उसमें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बांदे थाना क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने इस दौरान AK-47 राइफल का भी इस्तेमाल किया। सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली वहां से भाग निकले। सुरक्षा बलों को घटनास्थल से AK-47 बरामद की गई है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। उधर दिल्ली NCR में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी सख्त हो गया है। पराली जलाने की घटना रोकने में नाकाम पंजाब सरकार को भी कड़े शब्दों में निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। साथ ही वाहनों की ऑड इवन व्यवस्था को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है। इस नीति को दिखावा बताते हुए अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले भी ये पॉलिसी लेकर आई थी, पर क्या ये कामयाब हो पाई है? मामले पर कदम उठाने के बजाय राजनीति करने को लेकर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हर समय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकते। हम चाहते हैं पराली जलाना रोका जाए। हम नहीं जानते कि आप इसे कैसे करते हैं, लेकिन ये रुकना चाहिए। लगातार बढ़ रही पराली जलाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाना बंद होना चाहिए और अभी ऐसा लगता है कि इसे रोकने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की जा रही है। अदालत ने कहा कि साल दर साल दिल्ली के लोगों को खराब वायु गुणवत्ता का शिकार होना पड़ता है और इसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। पंजाब सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन राज्य सरकार पराली जलाना नहीं रोक पाई। कोर्ट ने पंजाब से कहा है कि पराली जलाने पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। हम आज ही निर्देश जारी कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन पर जिम्मेदारी डालते हुए कहा कि SHO सुनिश्चित करे कि उनके इलाके में पराली नहीं जलाई जाए। इसके साथ ही दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिए कि वो सुनिश्चित करे कि कूड़ा नहीं जलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैबिनेट सचिव सभी राज्यों से मीटिंग करें ताकि प्रदूषण पर लगाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दिल्ली और NCR में प्रदूषण की स्थिति पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के चेयरमैन KM कुट्टी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड CPCP के चेयरमैन तन्मय कुमार, CAQM के सदस्य सचिव अरविंद नौटियाल, प्रदूषण नियंत्रण के सदस्य सचिव भारत शर्मा और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद अश्विनी चौबे ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में असफल रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार वहां भी है, यहाँ भी है, और ये पराली जलने से जो रोकना चाहिए था, पहले केजरीवाल साहब पराली को जिम्मेदार मानते थे और आज उन्हीं के राजपाट में सबसे ज़्यादा पराली उन्हीं के राजपाट में जल रहा है, लेकिन दिल्ली एवं पंजाब के मुख्यमंत्री इसमें असफल हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के 35वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय शुरुआत से ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बन गया था। मुझे ये भी बताया गया है कि 11,000 एकड़ से फैला ये विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से है। इस मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय के परिसर में 8 महाविद्यालय कार्यरत है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के एक उत्कृष्ट ब्रांड के रूप में जाना जाता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए DD न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बिहार विधानसभा के बाहर हजारों की संख्या में विभिन्न जिलों से आई आंगनबाड़ी सेविका ने प्रदर्शन किया। मानदेय बढ़ोतरी और सरकारी कर्मी के दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन कर रही सेविकाओं के साथ पुलिस ने सख्ती दिखाई, उन पर लाठीचार्ज किया, साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक आंगनबाड़ी सेविका बेहोश भी हो गई। इस घटना के बाद भाजपा विधायकों ने जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारों सहित विभिन्न मुद्दों पर राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास 41 राष्ट्रीय राइफल्स में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई गई है। मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका अनावरण किया। इस दौरान सीएम शिंदे ने कहा कि ये गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई गई है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार भी उपस्थित रहे। इस प्रतिमा की आधारशिला इसी साल पड़वा के दिन कुपवाड़ा स्थित भारतीय सेना शिविर में रखी गई। इसके निर्माण के लिए शिवनेरी, तोड़ना, राजगढ़, प्रतापगढ़ और रायगढ़ से मिट्टी और पानी लाया गया है। ये प्रतिमा 10.5 फीट ऊंची है और जमीन से लगभग इतनी ही ऊंचाई पर 7 बाय 3 वर्ग में बनाई गई है। जहां से जितने भी शहर के लोग थे उन्होंने इस छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का बहुत ही आदर पूर्व सम्मान भी किया, स्वागत भी किया। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज हमें महाराष्ट्र से इस कश्मीर तक सभी लोगों को ऊर्जा और प्रेरणा बांटते बांटते यहाँ पर पहुंच गए। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, अभिमान की बात है। ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का आज सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। मिसाइल सुबह करीब 9:50 पर लॉन्च की गई। इस दौरान मिसाइल ने अपने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। ट्रैकिंग उपकरणों की एक बैटरी ने समुद्र तट के साथ इसके प्रक्षेप पथ की निगरानी की। प्रलय 350-500 किलोमीटर की कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी भार क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। प्रलय मिसाइल ठोस ईंधन और युद्ध क्षेत्र मिसाइल पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। प्रलय को वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा पर तैनाती के लिए विकसित किया गया है। और एक बार फिर चुनाव की खबर पे लौटते हैं। आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो रहा है, दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 300 रुपया और बाद किसे 2100 दूं, एक वहां 21 धान बेचे, कभू बेचे कोनो किसान नहीं बेचे है ना। और हमार नेता कह रही राहुल जी 2500 दूं कह रही से। पिछले साल धान बेचे थे 2640 और 2660 रुपया पर रीस। हम तुम्हारा कह रहे हैं 21 मई 20 अगस्त और 1 नवंबर के पैसा देवो। पिछले साल दिवाली 24 अक्टूबर के पर के 17 अक्टूबर के तुम्हारे खाता में पैसा चल दे रही से। एक बार जाना ट्रेन का 4 संहिता लगैया है, 28 सितंबर के तुम्हारे खाता में पैसा चल रही गए कि नहीं गए? गए है ना। अब जे ना आदमी 2100 रुपया नहीं दे सके तेना भी 3100 दूं कि थे पतियाहो तुम ना। जेन 2100 नहीं दे सके, जेन 300 बोनस दूं के री से चुनाव। और रुक जा बस मैं सुन रहे
सुंडर वही कर हाँ NSY जिंदाबाद हम हाँ बस शांत 2100 रुपया दूं के रिसे 300 रुपया बोनस दूं के रिसे जैसे महिला मन के राशन कार्ड ला काटिस चुनाव के बाद वो इसने तुहरो किसान के साथ करीस चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस गए महिला मन ला ठग दिस किसान मन ला ठग दिस और सब ला ठगे युवा मन ला ठगे वो आदिवासी मन ला तो ठगे बराबर गरीब मन ला जर्सी गाय दूं के से वो खूटी में टंगाए गेरवा सर गए लेकिन वो जर्सी गाय भरने के ये ओकर मन के चाल राम नाम जपना पराया माल एकर मन के ही चबूता है। और छत्तीसगढ़ के बीजा तख्तपुर में भूपेश बघेल एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बनी है। आयशर प्राइमर G3 जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ लाइफ को बढ़ावा देने के लिए जीवन प्रमाण की शुरुआत की है। पेंशनधारियों के लिए वर्ष 2014 में बायोमेट्रिक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दी गई थी। इसी के दूसरे चरण में DLCC यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की शुरुआत की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नई मुहिम राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 के तहत अब 30 नवंबर तक देश भर के 100 शहरों में 500 स्थानों पर 17 पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों, विभागों, पेंशनभोगी कल्याण संघ और UIDAI के सहयोग से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज पटना स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पेंशनधारियों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर वित्तीय सेवा विभाग के अवर सचिव धनंजय प्रसाद सिंह ने बताया कि पेंशनधारियों को लाइफ सर्टिफिकेट के लिए अब बैंक आने की जरूरत नहीं होगी। ये सिंपल सा फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी है और इसके जरिए आप किसी भी पेंशनर या फैमिली पेंशनर हो उसका आप जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे सबमिट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 2 ऐप डाउनलोड करने हैं। आप इस गूगल में जाएं, गूगल प्ले स्टोर में जाएं, एक फेस RD ऐप है उसको डाउनलोड करें, वो हिडन रहेगा। जीवन प्रमाण है, जीवन प्रमाण ऐप है, उसी से आप जाके उसके आगे फिलर आते जाएंगे, अकॉर्डिंगली आपको फिल करते जाइए और फिर आप खुद ऑपरेटर बन सकते हैं। आप तो अपना खुद कर ही सकते हैं। इसके तहत अब पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, क्योंकि अब आप स्मार्टफोन के जरिए भी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। स्मार्टफोन आधारित इस सुविधा में अब बायोमेट्रिक की भी आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बन जाएगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि आप कैसे फेस ऑथेंटिकेशन सबमिशन के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन पर जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर जीवन प्रमाण ऐप में अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और अपना पर्सनल डिटेल भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों पर एक 1 टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। आप अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए OTP सबमिट करें। इसके बाद अपना नाम दर्ज और संकेत मिलने पर स्कैन विकल्प चुनें। फिर यह ऐप फेस स्कैन के लिए अनुमति का अनुरोध करेगा, जिसे आप प्रक्रिया पूरी करने के लिए दे सकते हैं। प्रक्रिया जारी रखने के लिए हाँ पर क्लिक करें।
अब स्कैनिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए मुझे इसकी जानकारी है बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ऐप फोटो को स्कैन करेगा और रिकॉर्ड करेगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्क्रीन प्रमाण आईडी और पीपीओ नंबर के साथ सबमिशन दिखाएगा। वहीं केंद्र सरकार की इस अभियान को पेंशनधारियों ने भी काफी सराहा। नए टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हुए और इस ओल्ड एज में ये इस तरह का ऐप तो काफ़ी सपोर्टिव है। ऐप बहुत अच्छा है और ब्रांच का बहुत ही अच्छा मतलब ह्यूमैनिटी के साथ कोऑर्डिनेशन है। राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 के तहत 50 लाख पेंशन भोगियों का चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस अभियान को देश भर में सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा है कि अगर एनएसएसओ द्वारा दिए गए विश्वसनीय डेटा को देखें तो पता चलता है कि महामारी के बाद हमारे देश में रोजगार की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान रोजगार की स्थिति में कुछ गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद लगातार रोजगार के आंकड़ों में सुधार देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी की दर 5 सालों में सबसे कम 3.2% के स्तर पर है। साथ ही सुब्रमण्यम ने रोजगार को लेकर सीएमआईई के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें अविश्वसनीय आंकड़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। विश्वसनीय आंकड़ों को लेकर देखें तो हमारी रोजगार की जो सिचुएशन उसमें काफी सुधार और काफी मोमेंटम आया है। क्योंकि जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है तो उससे रोजगार बढ़ना ये स्वाभाविक है और ये साफ दर्शाता है कि हमारी जो पीएलएफएस की जो डेटा है वो विश्वसनीय है। यदि आप देखें जो पीस हमने लिखा है उसमें तो लॉकडाउन के समय में और जो पहली जो इसमें सेकेंड वेव जो आई थी ओमिक्रॉन वाली वेव में, उसमें रोजगार की सिचुएशन जो उसमें खराब हुआ था, ये भी ये साफ दर्शाता है कि ये आंकड़े जो है ये विश्वसनीय है। क्योंकि लॉकडाउन के समय में जो कठिनाइयां हैं वो बढ़ी थी, उसी तरह जो कोविड की जो सेकेंड वेव थी उसमें भी बढ़ी थी और उसमें जो है रोजगार का जो सिचुएशन जो है थोड़ा खराब होना ये साफ दर्शाता है कि ये आंकड़े जो है विश्वसनीय है और इन्हीं पे हमें ध्यान देना चाहिए, न कि जो अविश्वसनीय सीएमआई के आंकड़े हैं। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 से 2019-21 के बीच भारत में बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी 25% से गिरकर 15% रह गई है। वहीं भारत में 2000 और 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय 442 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2389 अमेरिकी डॉलर पहुंच गई है, जबकि 2004 से 2019 के बीच गरीबी दर 40% से गिरकर 10% हो गई। डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक के शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत वैश्विक मध्यम वर्ग की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र इस साल वैश्विक आर्थिक विकास में 2/3 का योगदान देगा। रिपोर्ट में भारत के बारे में दीर्घकालिक प्रगति की एक अच्छी तस्वीर पेश की गई है। और इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।